नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी, देश भर में कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग को अपने पाले में करने के लिए जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान चला रही है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान वाला प्रदेश है, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समानता और सह अस्तित्व की भावना का जो संदेश दिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे, जम्मू कश्मीर में सियासी मिजाज तेजी से बदल रहा है। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के बिखरने पर चिंता व्यक्त करती है, तो कभी जेकेएनसी चीफ कटारा में भजन गाते नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, अब भारतीय किसान संघ भी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का काम किया गया। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। देश भर में कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग को अपने पाले में करने के लिए जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान चला रही है। दरअसल कांग्रेस देश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस देश के अलग अलग क्षेत्रों में जय बापू जय भीम और जय संविधान नाम पर जनसभाएं और रैलियां कर रही है। कांग्रेस ने सीलमपुर से अपने इस अभियान का आगाज किया था। इसके बाद दूसरी बड़ी रैली कर्नाटक के बेलगामी में की गई। अब तीसरी रैली 27 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में करने जा रही है। कांग्रेस जनसभा के माध्यम से दलित समाज के दिल में जगह बनाना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस इस समय बसपा की सियासी नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। कांग्रेस इस समय बसपा की सियासी नक्शे कदम पर चलती तो नजर नहीं आ रही है कहीं। करुणा जी, कांग्रेस को इस समय लग रहा है कि जो दलितों का वोट बैंक मायावती जी, जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, उनके कमजोर होने से रिक्त हुआ है। कांग्रेस उस पर कब्जा करना चाह रही है। अभी आपने देखा होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें लगभग 6 से 7% दलित वोट पूरे भारत में मायावती जी और दलित संगठनों से शिफ्ट होकर कांग्रेस को प्राप्त हुआ। इसीलिए कांग्रेस 50-55 सीट से 90-95 और अंततः 100 सीटों तक पहुंच गई। इसीलिए कांग्रेस को आज ये लग रहा है कि ये वोट बैंक उसे खाली दिख रहा है। लेकिन इसमें एक बदलाव भी जो हमें देखने को मिला कि लोकसभा में जो दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, वो प्रादेशिक मुद्दों पे महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस से दूर हो गया, हरियाणा में कांग्रेस से दूर हो गया। और अभी देखना है कि लोक विधानसभा के जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, इसमें दलित किस पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन कांग्रेस को वहां पे एक जगह दिख रही है, जिस जगह वो अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो क्या कांग्रेस जनता के बीच में अपनी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है और इसी को लेकर जय भीम जय संविधान की जो अभियान है वो चलाया जा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कांग्रेस ये पकड़ काफी पहले ही खो चुकी थी, लेकिन आज कांग्रेस को क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता, जो दलित मतदाता, जो पिछड़ा वर्ग बीजेपी से रुष्ट है और इकट्ठा होकर एक तरफ वोट करना चाहता है, हम उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयोग उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी हद तक उन्हें सफल होता दिखा था, इसलिए वो इस प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये प्रयोग जो है, जब प्रदेश के चुनाव आते हैं तो उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। अब देखना है कि ये वोट कितना कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि पिछली बार दिल्ली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4.5% था, लेकिन अब कुछ हाल के सर्वे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9 से 10 हो रहा है। तो इसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम और दलित पिछड़ा वर्ग ही कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है और यही रीजनल पार्टीज की समस्या है। उन्हें लग रहा है कि जो मुस्लिम और दलित पिछड़ा मतदाता हमें वोट करता है, वो अगर कांग्रेस के संग जुड़ गया तो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इस बार फिर जनता राहुल गांधी को समर्थन देगी, जैसे कि अभी अभियान चलाया जा रहा है? जनता राहुल गांधी को जब देश का चुनाव होता है तो बीजेपी का एक विपक्ष के रूप में समर्थन देती है, क्योंकि जो वर्ग बीजेपी से रुष्ट है उसे लगता है कि कहीं न कहीं अगर बीजेपी को कोई देश में बदल सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। लेकिन वो मतदाता की परसेंटेज है वो अब कम होती जा रही है जो कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं, और वही भाजपा जो 51% वोट का अभियान चलाती है
उसमें वो हिंदुओं को और अपनी विचारधारा के वोटरों को संगठित करके जहां जहां 50% वोट पाती जा रही है वहां वहां उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती जा रही है। और धीरे धीरे वो जो 80 और 20 के वोट डिवाइड की मांग करते हैं, अगर भाजपा उसमें सफल हो गई तो कांग्रेस ये छोटा मोटा वोट बैंक इकट्ठा करके भी देश में एक बहुत बड़ी सशक्त पावर नहीं बन पाएगी। हाँ, एक बड़े विपक्ष का रोल जरूर अच्छे से अदा कर पाएगी। जैसे कि देखा जाता है जो कांग्रेस एससी और एसटी है उनको लुभाने के लिए जो जैसे कि अभी भी जय भीम जय संविधान अभियान चला रही है, तो अदर कैटेगरीज को क्यों नहीं? देखिए, यही कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव है। कांग्रेस को इस देश में ये समझना होगा कि अगर वो सवर्ण जाति के लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे, अगर वो हिंदुत्व के लिए बिल्कुल दूर होते जाएंगे, तो वो कभी भी कहीं सरकार नहीं बना पाएंगे, सिर्फ विपक्ष के रूप में ही स्थापित होकर रह जाएंगे। आपने देखा होगा पहले के चुनावों में भारत में क्या होता था, जिस पार्टी को 30-31% वोट मिलता था वो देश में सरकार बना लेती थी। लेकिन आज बदलाव क्या आ रहा है कि बीजेपी के हिंदुओं को संगठित करने की वजह से, खड़ा होने की वजह से ये डिमांड 50% वोट तक पहुंच गई है। कांग्रेस अगर पिछड़ा दलित को अपने साथ जोड़ भी लेती है, मुस्लिमों के भी कुछ वोट वो ले आती है जो कि रीजनल पार्टीज काटती है, तब भी वो इतना बड़ा शेयर नहीं हो पाएगा कि वो देश में सरकार बनाने के समक्ष आ सके। क्योंकि पिछले 3 चुनावों में बीजेपी की सबसे खराब परफॉर्मेंस तीसरे चुनाव में जो 242 सीटों की थी, कांग्रेस तीनों चुनाव में जोड़ के भी 242 सीटों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस देश में 1984 के बाद कांग्रेस 200 सीटों के आसपास भी सिर्फ एक बार पहुंच पाई थी। बहुमत 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं डर है, इसी वजह से जय बापू जय संविधान की जो यात्रा है और जो शान है, जो भाषण दिया था, उसको इतना लंबा खींचा जा रहा है। कांग्रेस को ये दिख रहा है कि ये 7-8% जो वोट है, और अगर हम इसमें कुछ और परसेंटेज बना पाए तो हम इससे राज्यों के वोट में काफी डेंट कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और उसके बाद आज उनका वोट प्रतिशत 8-9 हो गया। आज मायावती जी के पास लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, विधानसभा में एक विधायक उत्तर प्रदेश में, जबकि आज भी भारत में वो दलित सबसे बड़ी नेता मानी जाती है। इसीलिए कांग्रेस उस सिमटते मायावती के वोट बैंक को और पूरे भारत में दलितों को अपने संग जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन दलितों का, पिछड़ी जातियों का हमेशा से ये रहा है कि वो पूर्णतः एक पार्टी के लिए कभी मतदान नहीं करती है। इसीलिए ये मुश्किल हो रही है कि वो सत्ता तक तो नहीं आ पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वोट प्रतिशत में बदलाव आ रहा है और वो चुनाव लड़ने के लिए अच्छे से तैयार हो पा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान वाला प्रदेश है, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समानता और सह-अस्तित्व की भावना का जो संदेश दिया, उस भावना के आधार पर मध्य प्रदेश बेहतर से बेहतर करने जा रहा है। कांग्रेस कुछ भी नाटक करे, कांग्रेस को जनता सब अच्छे से जानती है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ क्या किया, अम्बेडकर जी के साथ अन्याय किया। संविधान का जितना मखौल कांग्रेस ने उड़ाया, उतना किसी ने नहीं उड़ाया। नकली घड़ियाली आंसू बहाकर कांग्रेस चाहेगी उसके पाप पर पर्दा पड़े, लेकिन यह संभव नहीं है। उम्मीद है कांग्रेस इससे सबक लेगी और जनता का दिल जीतने के लिए सच्चे अर्थों में कांग्रेस अपने पुराने अतीत के पाप से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थान वाला प्रदेश है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समानता सह अस्तित्व की भावना के संदेश दिए, उस भावना के आधार पर प्रदेश बेहतर से बेहतर करने जा रहा है। कांग्रेस कुछ भी नाटक करे तो कांग्रेस को ये जनता सब अच्छे से जानती है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ क्या किया, महात्मा गांधी जी के बाद के वंशजों का आज क्या हल हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ अन्याय किया, और संविधान का जितना माखौल कांग्रेस ने उड़ाया, इतना किसी ने उड़ाया ही नहीं। तो ये नकली घड़ियाली आंसू बहा करके कांग्रेस चाहेगी उसके पाप पे पर्दा डले, ये संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं कांग्रेस इससे सबक लेगी और जनता का दिल जीतने के लिए सच्चे अर्थ में पुराने अतीत के पाप से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेगी। जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जो कांग्रेस है वो माखौल उड़ाना चाहती है, साथ ही संविधान अम्बेडकर के साथ भी अन्याय किया है कांग्रेस ने।
देखिए, मध्य प्रदेश में राजनीति अब देखिए लगातार SC/ST दलित वोटर्स के इर्द गिर्द घूमने लगी है, और राजनीति के तहत जिस तरह से लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27 जनवरी को कांग्रेस एक विशाल रैली का आयोजन करने वाली है। जन्मस्थली जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है, वहां पर आयोजन होगा। आयोजन में कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। इस बैठक के जो विशाल रैली है, इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से दलितों को वोट बैंक की राजनीति तमाम जगह पर की जा रही है, और महू में भी इसी तरह को साधने की, दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे कहीं ये साफ समझ में आ रहा है कि जो 27 जनवरी को रैली का आयोजन किया जाना है, विशाल रैली कांग्रेस कर रही है, उसका काउंटर देखा जा रहा। लगातार जो बीजेपी के नेता है, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हो, ये तमाम हो, कोई भी सभी नेता अभी 27 जनवरी को जो रैली होने वाली उसके काउंटर में ही बयान आ रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जुर्म ढाए हैं, यानी कि उनके साथ उनको सदन में नहीं पहुंचने दिया, उनको चुनाव में हरवाने की कोशिश की गई, तमाम तरह के आरोप। और जो संविधान बनाया गया था, तो चाहे राजीव गांधी के टाइम पर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब हो, चाहे इंदिरा गांधी जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया उसको लेकर के हो, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी देखिए, जब आज जो कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक में भी 25 करोड़ रुपए के जो महू में विश्वविद्यालय का काम किया जा रहा है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो कल बड़े ब्रिज का जो ब्रिज बना है राजधानी भोपाल में, उसका बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तो साफ तौर पर जो संविधान है, चाहे महात्मा गांधी की बात की जाए या बाबा साहब अम्बेडकर की बात की जाए या संविधान की बात की जाए, आरोप का दौर, आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसी के तहत आज जो महेश्वर में जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें महू के लिए जो 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, इसके साथ साथ ही ब्रिज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर रखा गया है। लॉ से संबंधित थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके नाम पर भी कुछ महू में जो विश्वविद्यालय उसको भी किया गया है। तो तमाम पर देखना ये होगा कि 27 तारीख को जो रैली होने वाली उसमें कांग्रेस ने 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है संविधान बचाओ के तहत, उसमें कितने लोग आते हैं और किस तरह से इसको बीजेपी काउंटर कर पाती है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंघार हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे लोकसभा के दौरान वो बेहद आपत्तिजनक है। ऐसा कांग्रेस आरोप भी लगाती आई है और तमाम माफी की बात भी करती रह रही है। उसी के साथ साथ बीजेपी आरोप लगाती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के और संविधान दोनों के साथ छेड़खानी का तो जो काम है कांग्रेस ने शुरुआती दौर से शुरू कर दिया था, और लगातार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो या अन्य तरह से 370 धारा को लेकर भी हमेशा बीजेपी कहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 370 धारा के खिलाफ थे। लेकिन उसके बाद भी नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 370 धारा लगाई। तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी लग रहे हैं, उधर से कांग्रेस की लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से दलित वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, कांग्रेस ने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह संविधान बचाओ यात्रा और 400 का पार जो बीजेपी का नारा था, उसको काउंटर करते हुए कहा था कि संविधान बदला जाएगा। उसके एवज में लोकसभा में कहीं न कहीं भी कांग्रेस को फायदा हुआ था। अब उसी को लेकर के, लेकिन बाद में कांग्रेस को भुना नहीं पाई। महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बुरी हार मिली। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस जो 27 जनवरी को यात्रा कर विशाल रैली का आयोजन करने वाली है, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के भी नेता लगातार सामने आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उसी के तहत बयान दिया है। जी, जैसे कि जो कांग्रेस है वो चाहे SC हो ST हो, उस वर्ग को साधने में लगी हुई है, और उनका जो अभियान अभी ये जय बापू, जय भीम और जय संविधान को बचाने में लगातार जो कांग्रेस है वो जुटी हुई है, और उसी को लेकर 27 तारीख को महू से वो यात्रा निकालने वाली है। बिल्कुल। देखिए तरुणा, 27 जनवरी पहले ये कार्यक्रम हालांकि 26 जनवरी को होने वाला था, लेकिन
27 जनवरी को किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रहेगा। इसमें इस गणतंत्र दिवस के मौके पर लोग बिजी रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल निशान खड़े किए थे। 26 तारीख की जगह दूसरे दिन की समय निर्धारित किया जाना चाहिए, तो 27 जनवरी को निर्धारित किया गया। और 27 जनवरी को बड़ी विशाल रैली, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही। कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम जगहों से शामिल होंगे। मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के तमाम जो विधायक हैं, इसके साथ साथ ही अन्य कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल होंगे। तो तमाम ये बड़ी रैली है, और खास तौर पर देखा जा रहा है संविधान को लेकर ही लोग लगातार निकलकर सामने आरोप प्रत्यारोप के साथ लग रहे हैं कि संविधान को खराब कौन कर रहा है, बदल कौन रहा है। एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगता है कि 400 का नार इसलिए लेके चल रही संविधान बदला जाए, वही बीजेपी आरोप लगा रही कि इंदिरा गांधी ने किया था। तो तमाम तरह के लगातार ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, और 27 के बाद भी ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। हालांकि प्रॉफिट देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार को ज्यादा रहता है, क्योंकि सरकार बीजेपी के हाथ में, और बीजेपी चाहे तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पे जो अभी 25 करोड़ रुपए भी किया है, उससे जाकर ब्रिज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया, जीजी फ्लाईओवर जो करीब 3 किलोमीटर का है, जिससे मध्य प्रदेश से जो जाम की स्थिति राजधानी भोपाल में बनती थी, उससे निजात मिलेगी। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, संविधान बदलने को लेकर चलेंगे। तो आगे अभी 27 तारीख तक राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और संविधान को लेकर जारी रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। जम्मू कश्मीर में सियासी मिजाज तेजी से बदल रहा है। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के बिखरने पर चिंता व्यक्त करती है, तो कभी JKNC चीफ कटरा में भजन गाते नजर आ रहे। दरअसल ऐसा ही एक प्रकरण सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला कटरा में भजन गाते नजर आए। आमतौर पर बीजेपी के नेताओं को ही ऐसा करते और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा जाता है। हालांकि अब फारूक अब्दुल्ला भी बीजेपी की रणनीति पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के नजदीक होती नजर आ रही है। पिछले दिनों राज्य के दौरे पर रहे आए PM मोदी के कार्यक्रम के बाद जम्मू कश्मीर के CM और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी PM की जमकर तारीफ की थी। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला के भजन गाने को कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला गाना भजन गाते नजर आते हैं, जो अक्सर नहीं देखा जाता है। वो गाना गा रहे हैं शेरा वालिए वाला। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो है एक अच्छे भजन गायक हैं। आज से नहीं, इनकी आपने राम भक्ति के भजन आपने बहुत पहले भी सुने होंगे। हाँ, अब इस परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात यह है कि किस तरीके का उमर अब्दुल्ला साहब बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब चुनाव का था तो उन्होंने पुरजोर का विरोध किया था। लेकिन अब इस तरीके से उनको मालूम है कि सरकार को चलाना है, बगैर केंद्र की मदद के सरकार नहीं चल सकती। और साथ में उन्होंने देखा था कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया था। उस संदर्भ में आपने देखे थे प्रधानमंत्री और केंद्र के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने काफी अच्छे कसीदे कसे थे। उनको ये भी मालूम है, उमर अब्दुल्ला साहब को ये है कि उनको स्टेटहुड जो है वापस मिलनी चाहिए, जो इसके लिए वही इसका फैसला कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ रहेंगे तो ऐसी उनकी नजदीकी अगर कांग्रेस के साथ रहेगी तो ये सुबह उनका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन पे एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि बहुत दिनों से उसकी लोकसभा चुनाव के बाद उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, और जैसा उन्होंने देखा कि राज्यों में कोई समन्वय नहीं बैठ पा रहा है,
एनडीए इसका की वजह से जो है वो एनडीए अलायंस जो है अब ठंडे बस्ते में है, तो इसका भी उनको जो है फायदा मिल रहा है और बीजेपी और केंद्र के करीब पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है वो बीजेपी और एनडीए के करीब पहुंच रही है। जी, तो क्या बीजेपी की रणनीति पर दौड़ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जी? नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि बीजेपी या एनडीए की रणनीति पे जा रहे हैं। उनका मकसद जो है स्टेटहुड को वापस लेना है और उनको मालूम है जब तक बीजेपी की सरकार केंद्र में मरकज में है तब तक उनको मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो चाह रहे कि उससे कहते नहीं है जब में रह के मगर से बैर, तो ऐसे में उनको मालूम है कि बगैर केंद्र की सहायता के जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उनका बजट तो कुल 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनके पास आता था एक समय, और 80,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करती थी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पे। इसलिए उनको मालूम है कि अभी भी अगर हुआ तो 800 से बढ़ के 1,000-1,200 करोड़ ही उनका रेवेन्यू स्टेट से आता है, क्योंकि वहां की मुख्य इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म है, या जो केसर है, या जो सेब है, जो ड्राई फ्रूट्स है वही है, वहां पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए आप वो समझते हैं कि बगैर केंद्र की सहायता के लिए इतनी बड़ी स्टेट पे सर्वाइवल नहीं हो सकता। ऐसे में वो चाहते हैं कि केंद्र से उनके संबंध बने रहे, इसीलिए आपने देखा प्रधानमंत्रियों के काफी नजदीक वो पहुंच गए। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब भारतीय किसान संघ भी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का काम किया गया। भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि 5 फरवरी को वल्लभ भवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अफसरशाही के खिलाफ भारतीय किसान संघ वल्लभ भवन का घेराव करेगा। उन्होंने कहा किसानों की समस्याओं को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारी और अफसरशाही के चलते मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा राजस्व मंत्री को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने तहसील में एक दिन बैठना चाहिए। रही बात कृषि मंत्री की, तो कृषि मंत्री को किसानों की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं है। आज हर विभाग में देख लें आप, राजस्व हो, बिजली हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो या अन्य सहकारिता हैं, हर विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर आज आम किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। वो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है, उसके बाद भी उसके काम नहीं होते और कहीं न कहीं उसको जलील किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। इस सब के विरुद्ध स्वरूप भारतीय किसान संघ ये आंदोलन करने जा रहा है। हम 5 फरवरी को भोपाल की सड़कों पर आकर और वल्लभ भवन का घेराव करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, जो किसान है वो काफी परेशान है और अब तो भारतीय किसान संघ भी धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय किसान संघ अब सरकार के खिलाफ उग्र रूप लेने जा रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और 5 फरवरी को देखने को मिलेगा कि वल्लभ भवन को घेरने का काम भारतीय किसान संघ करेगा। भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में किसानों के बहुत ही जो हाल है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार में भ्रष्टाचार है और ईडी की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है जो कि जिन पर नहीं होनी चाहिए। और वहीं चाहे राजस्व मंत्री की बात करें, चाहे किसान मंत्री की, कृषि मंत्री की बात करें, उनको यही पता नहीं है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। तहसील स्तर में तहसीलदार बैठ रहा है या नहीं रहा। तो इन कई समस्याएं ऐसी हैं जो जिनको लेकर सरकार का घेराव करेगी और वल्लभ भवन को घेरने का काम करेगी भारतीय किसान संघ। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय किसान संघ आरएसएस का एक संगठन है और यदि भारतीय किसान संघ सरकार पर सवाल उठाती है तो निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है और 5 फरवरी को देखने को मिलेगा कि सरकार के खिलाफ भारतीय किसान संघ भोपाल की सड़कों पर दिखेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा।
फिलहाल 4 बड़े इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।